नमस्कार साथियों। मैं सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। हिस्ट्री में मैं शुरुआत करूँगा आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है? तो उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अपने आप को कि आखिर आप मुझसे पढ़ना क्यों चाहेंगे? या मैं आपके लिए सही क्यों हूँ? देखिए, मेरे पास मेरा जो चैनल है उसके पे इतने सब्सक्रिप्शन नहीं हैं या इतने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कि आप उस पे देख के आएँ कि यार इनका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा लोग सब्सक्राइब किए हैं, तो इनका चैनल बढ़िया होगा। सही बात बताऊँ, फैक्ट बात बताऊँ तो हमारे में सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हैं। तो मैं बस ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि क्यों आप पढ़ें। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा। साथियों, मेरा नाम अवनीश है और मैं मेरी जो स्कूलिंग हुई है, वो नवोदय से हुई है। मैं नवोदय का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है? मैंने और उसके बाद स्कूलिंग मेरी नवोदय से हुई है। ग्रेजुएशन की बात करें तो मैं एनआईटी से हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप जानते होंगे एनआईटी से। तो एनआईटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। मैंने एक बार यूपीएससी मेंस भी दिया है, 2 बार यूपीपीएससी मेंस दिया, पीसीएस का मेंस दिया। अच्छा, इससे पहले साथियों मैं एफसीआई में था। इससे पहले मैं एफसीआई में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें मैं वर्किंग रहा हूँ। 1 डेढ़ साल उसमें वर्क किया था। उसके बाद से मैंने फिर स्विच कर दिया जॉब को, यूपीपीसीएल में आ गया, तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, ये अब आप कहेंगे यार सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट में क्यों आया? तो भाई मैं बता दूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में दूर था, मध्य प्रदेश में था और स्टेट गवर्नमेंट जो है यूपीपीसीएल में, ये मेरे घर के पास है। तो वैसे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी अच्छी होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में उससे थोड़ा ही कम था और सबसे बड़ी बात है उसमें बिजली फ्री मिल गई मुझे और रूम रेंट नहीं देना है, राशन पानी वगैरह इसकी चिंता नहीं करनी है। तो कुल मिला के मुझे ये जॉब ठीक लगी, इसलिए पुराना जॉब मैंने छोड़ दिया, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी। तो ये मेरी जर्नी रही है स्कूलिंग से लेकर अब मतलब मेरी जॉब तक की जर्नी रही है, ठीक है? और अभी भी मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इससे बढ़िया मिल जाएगा तो मैं भी इसको भी स्विच कर दूँगा। साथियों, मैं भी आपके साथ का ही हूँ, साथ में प्रिपरेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ आप सिखाइए, कुछ हम सिखाएँगे और दोनों मिलके हम काम करेंगे साथियों। तो साथियों, मैं स्टार्ट करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है? आधुनिक भारत, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जो भी मैंने पीपीटी या जो भी कुछ बना रखा है पीडीएफ, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है? तो साथियों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम शुरुआत करेंगे अब मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आप देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है कि पुर्तगीज़ का आगमन हो गया, उसके बाद से अपना डच आएँगे, फिर इंग्लिश आएँगे, मतलब अंग्रेज आएँगे, फिर फ्रेंच आएँगे, फिर आगे-आगे देखते हैं। खैर, पुर्तगीज़ का थोड़ा शासनकाल कम रहा है, उससे कम डच का रहा है, फ्रेंच का भी ठीक ही रहा है, अंग्रेज़ों का तो पूरा पड़ा ही है, पूरा आधुनिक भारत तो समझ लीजिए अंग्रेज़ों का ही है, ठीक है? तो बहरहाल ये तो पुरानी बातें हो गई हमारी, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी और ये मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप हमको जानें, ठीक है? और क्यों पढ़ें। तो साथियों, अगर आपको सुनना रहेगा तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आप आगे बढ़ जाना। आइए हम सीधे फ़ोकस करते हैं पॉइंट पे, ठीक है? साथियों, अब ये देखिए हमारे पास एक मैप है, ठीक है? अब ये लैंड रूट को दिखाता है, मतलब कि जो सड़क माध्यम से जो ट्रेड होते थे, हमारे पास व्यापार होते थे सड़क माध्यम से, कैसे होते थे उसके बारे में है थोड़ा। मैप को ध्यान से देखिएगा साथियों। ये हमारे पास मैप है। अब उसमें कुछ चीज़ें याद याद रखिएगा, कुछ टर्म्स याद रखिएगा आप कि अब जैसे क्या-क्या टर्म्स याद रखेंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली बात है, एक आप रोमन याद रखिएगा, रोम, रोम याद करिए या ये कहिए कि रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर या यूँ कहें कि रोमन साम्राज्य, हिंदी में अगर बात करें तो रोमन साम्राज्य, ठीक है? ये याद रखिए, पहला ये। दूसरा याद रखिए, मैं कुछ नाम बताऊँगा, उस नाम को आप ध्यान रखिएगा, उसके यूज़ आएँगे, उस वो उनके बहुत ज़्यादा जगह यूज़ हैं, उनके नाम प्रयोग किए गए हैं, इसलिए पहले मैं थोड़ा बस ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक है? तो रोम हो गया, ऑटोमन तुर्क हो गया, ठीक हो गया, ग्रीक हो गया, ठीक है, अरब हो गया, पुर्तगीज़ हो गया, ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है? रोमन हो गया, ऑटोमन तुर्क हो गया, ग्रीक कह सकते हैं, ग्रीस कह सकते हैं, अरब हो गया और पुर्तगीज़ या पुर्तगाल कह सकते हैं साथियों, ठीक है? अब देखिए, ये हमारा है इंडिया, ठीक है? अब अब ये ग्रीस यहाँ पे है, ऑटोमन तुर्क है, ये भी थोड़ा कॉन्स्टेंटिनोपल,
ये सब भी थोड़ा देखिएगा। कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अब देखिए, ये लैंड रूट है, ये हमारा सड़क माध्यम है, ये हमारा इंडिया था, ठीक है। ग्रीस यहाँ पे है, रोम यहाँ पे है, ठीक है। अब जब स्टार्टिंग की बात करें तो जब 6th सेंचुरी की बात करें तो दो लोग थे, एक रोमन साम्राज्य थी, एक ग्रीक साम्राज्य थी। इन लोगों का ही मतलब उन लोगों का आधिपत्य था पूरा, ठीक है। अब बात ये हो कि, ठीक है, धीरे धीरे जब अपना 6th सेंचुरी खत्म होने लगी, लास्ट में जब 6th सेंचुरी खत्म होने लगी, तो इन लोगों का जो आधिपत्य था वो कम होने लगा। जब आधिपत्य कम होने लगा तो कोई ना कोई दूसरा आएगा जो इनके ऊपर मतलब अपना आधिपत्य जमाएगा, ठीक है। वर्चस्व जब एक का खत्म होता है तो दूसरा आके उस पर वर्चस्व जमाता है, ठीक है। अब जब इनका, ग्रीक का और रोमन एम्पायर का, तो रोमन एम्पायर धीरे धीरे जब गिरने लगी, ठीक है, तो जो अरब वाले थे, ये अरब है, अरब अरब पूरा कब्जा करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। ये रास्ते हैं, रास्ते को कब्जा करना शुरू किया। अच्छा, 15th सेंचुरी तक जाते जाते, 15वीं शताब्दी तक जाते जाते क्या हुआ कि पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य कम हो गया, ठीक है। जब रोमन साम्राज्य का वर्चस्व खत्म हो गया, खत्म या यूं सब खत्म ही समझो, तो अरब ने पूरा कब्जा कर लिया था। और दूसरी बात, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, ये कॉन्स्टेंटिनोपल थे जो थे, अब क्या हुआ कि ये ऑटोमन तुर्क से हार गए, ठीक है। जब ऑटोमन तुर्क से हार गया, तुर्क मतलब इस्लामिक, इस्लामिक ही है, अब अरब हो गया, ये सब हो गया, सब इस्लामिक ही है। तो पूरा का पूरा ये लैंड रूट पे इस्लाम का कब्जा हो गया, ठीक है। अब अब इधर अगर इस्लाम का अगर कब्जा हो गया, ठीक है, ठीक है, ये पूरा इस्लाम का कब्जा हो गया यहाँ पे। अब मतलब अगर इंडिया में जाने वाला कोई भी अगर सामान हो गया, कोई भी यहाँ से जाएगा तो टैक्स वैक्स वसूलते थे, ठीक है। अब दिक्कत ये हुई कि मान लीजिए, अब अगर यहाँ पे है हमारे पास पुर्तगीज वगैरह, ठीक है। अब हम दूसरा लाते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है। अब ये साथियों, हम ये देखते हैं, ये मैप हम देखते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आए, अब देखिए इस सी रूट, तो जरूरत क्या पड़ी, जब आप लैंड रूट पे पूरा टैक्स वसूल कर रहे हैं, तो जब भी हमारे यहाँ से मान लीजिए पुर्तगाल से कोई व्यापारी चला, अब लैंड रूट के रास्ते से अगर इंडिया पहुंच रहा है तो बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, ठीक है। हमारे इंडिया सोने की चिड़िया कहा ही जाता था, और सोने की चिड़िया का ये मतलब नहीं कि सिर्फ सोना ही होता था। हमारे पास इतनी बहुमूल्य कीमती जो चीज़ें थी, खनिज वनिज ऐसी थी जो बहुत ज़रूरत थी, उनकी बहुत ज़रूरत, मतलब इंटरनेशनल जो व्यापार होता था उसमें बहुत ज़्यादा इनका, हमारे जो खनिज थे उनका वर्चस्व था ज़्यादा, ठीक है। अब ये बात हुई, अगर मान लो पुर्तगाल है ये, ठीक है, अगर ये इस रास्ते इंडिया आता है तो यहाँ पे अरब हो गया, अब ये ऑटोमन तुर्क हो गए, पूरा ये जो कब्जा था रास्ते पे, ठीक है, ये जो पूरा कब्जा था, ये इस पूरे कब्जे पे मतलब इनका अरब और पूरा मतलब कह सकते हैं इस्लामिक का कब्जा था। तो जब इधर से आ रहे थे टैक्स देना पड़ता था, और जब यहाँ से सामान ले भी जाओगे तभी टैक्स दोगे। तो पता चला जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पता चला हमने 10 रुपए की चीज़ खरीदी, 10-5 रुपए ये टैक्स ले लिए। अब वहाँ पे जाके फिर 16-17 रुपए का, 18 रुपए, 20 रुपए का बेचेंगे, तो वहाँ पे महँगा जा रहा था, तो लोग प्रेफ़र नहीं कर रहे थे। हालाँकि चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रेफ़र नहीं करते, क्योंकि आज भी देखा गया कि अगर महँगाई होगी, तो लोग सोचते हैं यार कि अगर वो चीज़ें सस्ती है तो उसको प्रेफ़र करें। क्योंकि मिडल क्लास जैसे यहाँ पे, वैसे वहाँ भी मिडल क्लास होगी। तो बात यहाँ तक थी, ठीक है। अब जब इनको ये लगा कि भाई जब यहाँ से देन जाने पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमको आ रही हैं, टैक्स भी दिया जा रहा है, उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। कई बार तो इनके जो सामान लेके जाते थे उनको हड़प लिया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा कि कोई ना कोई सी रूट हमें पता करना चाहिए, कि समुद्री रास्ते, क्योंकि अगर इधर से जाओगे तो भाई जाओगे कैसे, जाओगे ऐसे ही, ठीक है। तो कोई ना कोई समुद्री रास्ता हम जाते हैं। तो ये रहा हमारा पुर्तगाल, ठीक है। और ये अटलांटिक ओशियन के रास्ते इधर इधर, ये केप वर्दे आइलैंड हो गया, इसका ये टर्म याद रखिएगा, केप वर्दे आइलैंड, क्योंकि इसका यूज आएगा। ये हो गया केप ऑफ गुड होप, ठीक है। फिर इधर से जाके अरबियन सी के रास्ते इंडिया पहुंचते थे, ठीक है। तो ये मैप के थ्रू हम थोड़ा बताने की कोशिश किए कि क्यों जरूरत पड़ी पुर्तगीज को, कि सी रूट को खोजने की जरूरत क्यों पड़ी है, जबकि सड़क हमारे पास माध्यम थे। तो समुद्री रास्ते जो कि टाइम भी ज़्यादा लेता है, तो जरूरत क्यों पड़ी समुद्री रास्ते ढूंढने की, ठीक है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया हमारे पास कि पुर्तगीज जो हैं, कि पुर्तगीज हमारा इंडिया में आए क्यों, रीजन क्या था कि उनका इंडिया में आने का। चलिए देखते हैं। पहला, कि डिजायर फॉर स्पाइस ट्रेड, मसाला व्यापार की लालसा। हमने साथियों आपको बताया कि जो इंडिया है, इंडिया में मसाले बहुत अच्छे अच्छे मसाले, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी।
तो पहला देखा जाए ब्लैक काली मिर्च, ठीक है? काली मिर्च। काली मिर्च का व्यापार बहुत अच्छा था, क्यों? क्योंकि काली मिर्च को यूरोप में बहुत मूल्यवान होता था, होने के कारण इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। काली मिर्च को कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं काली मिर्च को, ठीक है साथियों? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये था कार्डामम या इलायची, इलायची, ठीक है? इलायची का उपयोग कहाँ क्या दवाइयों में यूज कर सकते थे, मिठाइयों में यूज कर सकते हैं, इत्र के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसलिए ये भी बहुत बहुमूल्य था, ठीक है? तो इसका भी व्यापार होता था। तो यही सब चीजें थी। तीसरा बात करते हैं तो दालचीनी हो गया, ठीक है? ये दालचीनी है, ये चाय देखिए, ये दालचीनी है, ये दालचीनी होती है। तो दालचीनी क्यों यूज किया जाता है? जैसे ये हो गया कि खुशबू के लिए एरोमा हो गया, सुगंध के लिए हो गया, औषधि गुण इसके थे, तो मेडिसिनल यूज के लिए भी था, औषधि गुण के लिए भी था, ठीक है साथियों? ठीक है। चौथा देखा जाए लौंग की बात है, लौंग हो गया। तो लौंग का यूज क्या भोजन में यूज क्या करते थे, चिकित्सा में यूज किया जाता। तो इन सब की ये मैं उनके बता रहा हूँ कि ये इनके व्यापार ही क्यों होते थे, इनके व्यापार क्यों होते थे, क्योंकि इनके बहुत सारे यूज थे। पांचवा अदरक देखा जाए, अदरक, अदरक क्यों फेमस था यूरोप में? ये मेडिसिन के फॉर्म में फेमस था, कुकिंग में यूज किया जाता है, चाय बनाने में देखिए, दवा के फॉर्म में और भोजन दोनों के फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है? छठा हो गया हल्दी, हल्दी, हल्दी का भी यूज होता था साथियों। अच्छा साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मैं लिख सकता था एक पेज में, हल्दी हो गया, अपना काली मिर्च हो गया, एक पेज में लिख सकता था, लेकिन मैं पिक्टोग्राफी के फॉर्म में यूज किया हूँ इसको। पिक्टोग्राफी इसलिए क्योंकि कई बार चीजें होती हैं हमें याद नहीं रहती हैं, अगर कुछ लिखा हो तो वो याद नहीं रहेगी, लेकिन पिक्चर जो याद रहता है, ठीक है? तो इसलिए पिक्टोग्राफी मैंने यूज किया कि अगर ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में जहन में याद रहेगा, अच्छा यार हाँ, आंखों का देखा हुआ ज्यादा याद रहता है, सुना और पढ़ा हुआ थोड़ा कम याद रहता है, ठीक है साथियों? तो ये टर्मरिक हो गया, हल्दी, हल्दी का गुड़ तो आप जानते हैं, हल्दी कितना अच्छा चीज है, ठीक है? तो इसका मेडिसिनल की यूज में, और कलर, मतलब कलर रंग के फॉर्म में यूज किया जाता है, रंग बनाने के में यूज किया जाता है, और प्लस ये दवाइयों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है साथियों? अब ठीक है, अब उसके बाद से आते हैं, ठीक है, ये सब चीजें तो दी कि क्या क्या चीजों का व्यापार होता था, मसालों में क्या क्या चीजें आएंगी। तो क्या क्या था? पहला पेपर था, ठीक है, क्लोव, सिनेमो, कार्डामम, ठीक है, मतलब काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, हल्दी, जो भी चीज़ें, ठीक है? तो आप जब पढ़िएगा तो साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, साथ में तो नोट्स में अपना लिखते जाइएगा कि क्या क्या चीज़ें थी, काली मिर्च था, ठीक है? अपना नोट्स बनाते जाइएगा साथियों। काली मिर्च था, दूसरा ये था कि लौंग था, तीसरा दालचीनी, ये सब देखिए, अगर कभी मेंस वेंस भी देंगे उसमें भी ये यूज आएंगे कि पॉइंट के फॉर्म में लिखने का, और चीज़ें याद रहेंगी, इलायची का, ठीक है? इसीलिए मैंने दोनों माध्यम से लाया हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के माध्यम से, कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि इंग्लिश मीडियम में है तो यार हम इंग्लिश वाले पढ़ पा रहे हैं, हिंदी वाले नहीं पढ़ पाए, हिंदी वाले पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? तो मैं दोनों के फॉर्म में ला रखा हूँ अपने हिसाब से, आप जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे उसमें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, पहले जैसे अभी अभी क्या था कि मोटिव क्या था, जो पुर्तगीज थे उनका मोटिव क्या था इंडिया आने का, क्या कारण था? तो पहला ये था कि जो मसाले का व्यापार, ठीक है? दूसरा ये क्या, रिलीजियस मोटिव, धार्मिक उद्देश्य। अब धार्मिक उद्देश्य में क्या क्या था, ठीक है? ये देखिए, धार्मिक उद्देश्य में ये था कि अब मैं बताया ना कि पूरा पूरा इस्लाम का कब्जा था, वो रास्तों पे इस्लाम का कब्जा था। तो इन्होंने क्या कि पुर्तगाल स्वयं को इस्लाम के विरुद्ध ईसाई धर्म का रक्षक मानता था। जो पुर्तगाल था वो ये मानता था कि इस्लाम के विरुद्ध जो है हम ही रक्षक हैं, ठीक, हम ही सर्वे सर्वा है, ठीक है? तो मतलब अब मान लीजिए ईसाई धर्म है, इस्लाम का पूरा वर्चस्व स्थापित हो चुका, तो पुर्तगीज का ये मानना था कि ईसाई को अगर कोई बचा सकता है तो हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है, कोई नहीं बचा सकता, मतलब हम ही है बाहुबली, बाकी कोई नहीं है, ठीक है? तो वो ईसाई धर्म का रक्षक मानता था। अच्छा, वो एशिया में ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे। अब जब प्रसार करना चाहेंगे तो मुस्लिम उनके सबसे पहले कट्टर दुश्मन मुस्लिम बनेंगे, ठीक है? तो वही ये सब चीज़ें थी, तो उनका धार्मिक उद्देश्य ये था कि हम ईसाई धर्म का प्रचार करें, ठीक है? अच्छा, मुख्य धार्मिक उद्देश्य में हमने बना रखा है क्या-क्या? वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाह रहे थे, ठीक है? दूसरा, कैसे करते थे वो? मतलब ये है कि मतलब जब वो अपना धर्म का, उनका उद्देश्य था, जो मोटिव मोटिव था उनका, धर्म का उद्देश्य, तो उसमें क्या-क्या था? वो क्या करते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है? दूसरा, लोगों का कन्वर्जन करते थे।
ठीक है, जैसे इंडियंस थे उनको ईसाई धर्म अपनाने पे मजबूर किया जाता था, या उन्हें कुछ ऐसा बताओ, कहानी बताओ कि वो क्या करें, कि ये धर्म अपनाएं। तीसरा ये था कि चर्चेज, वो चर्चेज बनाते थे। अब चर्चेज में जैसे मंदिर वंदिर में जाते हैं तो आप भजन सुनते हैं, ठीक है। जो भी हमारी कहानियाँ, जो हमारे मनोरंजन कहानियाँ हैं, जो महाभारत हो गया, कृष्ण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अपना रामायण महाभारत उसके बारे में हम सुनते हैं। वैसे इनका इनके चर्चेज होते हैं, चर्चे में वो अपना ईसाई के धर्म में यीशु के बारे में जो भी चीज़ें बताते हैं। तो चर्चेज इसलिए खोले जाते थे कि अगर कोई वहाँ विजिट करे तो उसके बारे में समझा, उनका क्या माइंड चेंज कर सकें, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए चर्चेज बनाते थे। तो मतलब उनका जो धर्म फैलाने का जो उद्देश्य था वो किन किन माध्यमों से था। पहला ये था कि वो ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, जगह जगह जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, ठीक है, प्रचार करेंगे। दूसरा ये था कि धर्म परिवर्तन कराएंगे। धर्म परिवर्तन में वो लालच देते हैं कि अगर ये धर्म ले लो, धर्म परिवर्तन कर लेते हो, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। इस तरह के मतलब बहुत बहुत चीजें लाभ लाभ देते थे कि ताकि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। इस तरह का उनका फंडा था। तीसरा ये था कि वो चर्चेज बनाते थे कि अगर चर्च आप विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको समझाएंगे कि ईसाई धर्म क्यों अच्छा है, क्यों ना, मतलब उनका अपना मोटिव था, ठीक है। बहरहाल, तो ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो चीजें होंगी, धार्मिक उद्देश्य, ठीक है। अब अब देखो, अब क्या है कि ये मोटिव था उनका, कि धार्मिक मोटिव था और व्यापार का था, ठीक है। हमारे पास दो चीजें आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब पुर्तगीज आए तो उनका अराइवल, इंडिया में अराइवल पुर्तगीज कैसे आए। तो सबसे पहले एक थे प्रिंस हेनरी। ये नाम याद रखना, इनको नेविगेटर भी कहा जाता था, ठीक है, नेविगेटर, ये याद रखना भाई, ये बहुत जरूरत है, बहुत। इसमें पूछा जाता है कि नेविगेटर किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। तो प्रिंस हेनरी, ये नाम याद रखना, प्रिंस हेनरी, ठीक है, प्रिंस हेनरी, इनको नेविगेटर भी कहा जाता था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, दोनों लोग, मतलब दोनों दोनों के लिए हैं। तो इनको एक पर्पल बुल मिला, ठीक है, किससे, पॉप निकोलस 5 से, इन 1454 में। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, 1454 में जो पॉप थे, पॉप निकोलस 5, ठीक है, इन्होंने क्या दिया, एक पर्पल बुल दिया, ठीक है। अब पर्पल वुल ये क्या था, ये पर्पल वुल क्या था, ये उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम था, एमओयू जैसे बोलते हैं, कि उनको एक वो एमओयू था जिसमें वो प्रिंस हेनरी को ये देते हैं कि आप जाइए, आप खोज करिए, ठीक है। उसमें वो दिया जाता है एमओयू कि मतलब कि जैसे हमारे वहां से अगर राजदूत भेजे जाते हैं, किसी भी देश में जाएंगे तो हमारे जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कोई राजदूत, एम्बेसडर, ठीक है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया की तरफ से जो भी चीजें पॉइंट रखने होंगे वो रखेंगे, ठीक है, सुनेंगे, फिर वो इंडिया इंडिया में आएंगे, उनको एम्प्लॉय करेंगे उसको, ठीक है। अब दिक्कत ये होती है कि अब मान लीजिए अगर अम्बेसडर पे कुछ भी होता है, अम्बेसडर को गाली पड़ी, इसका मतलब इंडिया को गाली पड़ी, ठीक है। तो वही चीज़ है, प्रिंस हेनरी को इन्होंने, जो पॉप निकोलस थे 5, उन्होंने प्रिंस हेनरी को एक एमओयू साइन करके दिया, ठीक है। उसमें ये दिया कि आप जाइए, देश विदेश जाइए, अपना खोज करिए, जो भी चीज़ें करिए, आपके ऊपर आक्रमण मतलब हमारे ऊपर आक्रमण, आपके साथ कोई बदतमीजी मतलब हमारे साथ कोई बदतमीजी है। तो मतलब वो पूरे का पूरा पूरे पुर्तगीज को ये मतलब उसका नाम लेके चल जाता था, प्रिंस हेनरी, ठीक है। तो उनको यही अधिकार मिला था कि जो भी चीजें होंगी वो आपको दिया जाता है, समझ लीजिए आप अगर जा रहे हैं तो पूरा पुर्तगाल आपके साथ जा रहा है, मोटिव ये था, ठीक है। अब वही है, 1454 में पॉप निकोलस पंचम पंचम द्वारा एक पोपी आदेश, पपल बुल, दिया गया, जिसके तहत पुर्तगाल को भारत तक पूर्वी क्षेत्र की खोज का अधिकार मिला था, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई भी लड़ाई वड़ाई होगी, कुछ भी होगा, तो पूरा पूरा माना जाएगा कि आपने पुर्तगाल पे लड़ाई किया, प्रिंस हेनरी को आपने चोट पहुंचाई, इसका मतलब पूरे पुर्तगाल साम्राज्य को चोट पहुंचाया, ठीक है। अच्छा, ये हम देखते हैं, इसको हमने एक पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया कि प्रिंस हेनरी हो गए नेविगेटर, इनका निक नेम था नेविगेटर, ठीक है। इनको पर्पल बुल मिला कहाँ, 1454 पॉप निकोलस 5 एज साइन टू पास द नेविगेट, ठीक है, प्रिंस हेनरी नेविगेटर उपनाम है। 1454 में पॉप निकोलस वी द्वारा नेविगेट करने के लिए एक संकेत या पास के रूप में पर्पल बुल लिया जाता है। इसका भी फोटो मैं नीचे लगा रखा हूँ साथी, आप चिंता मत करिएगा, मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से दिखता है वो। अच्छा, चाहे हिंदी अंग्रेजी में चाहे हिंदी में पढ़िए कि पर्पल बुल क्या था, कि एक रोमन कैथोलिक चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख को पोप माना जाता है, पोप कहा जाता था। वहाँ पे जैसे हमारे जो मंदिर होते हैं उसमें पुजारी होते हैं, जो चर्च होते हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे बैठे होते हैं उनको पोप बोला जाता है, ठीक।
लैटिन भाषा में बोला जाता है फिलहाल। तो वो जो पद होता है अत्यंत आधिकारिक औपचारिक, तो उन्होंने क्या किया, एक पोपल बुल जो था, तो एक पोप जो थे चर्च के जो सबसे महान हस्ती थे, सबसे ऊंचे पद पे जो बैठे थे, उन्होंने एक पप्पो बोल दिया, एक औपचारिक घोषणा पत्र, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप बोल सकते हैं। एमओई यह आदेश देता है, यह सीधे तौर पर पोप का एक महत्वपूर्ण कानूनी, सार्वजनिक या धार्मिक दस्तावेज होता है। ठीक है साथियों, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें एक मुहर होती है, इसके नीचे वाले पेज में भी दिखाऊंगा आपको कि मुहर क्या होती है। मुहर होते ही इसे बुल कहे जाने का मुख्य कारण इस पर लगी आमतौर की सीसा लेड होती है, लेड की मुहर होती है। ठीक है, इसको बुल इसने कहते हैं कि इसके ऊपर एक शीशे की एक मुहर होती है। ठीक है, ठीक है, जिसके एक तरफ सेंट पीटर और दूसरी तरफ सेंट पॉल। ठीक है, सेंट पीटर या सेंट पॉल कहते हैं, दूसरी तरफ पोप का नाम अंकित होता है। आधुनिक समय में धातु की जगह लाल स्याही की यूज किया जाता है। ठीक है, उस टाइम पे ये था कि जब वो एक, अब मैं दिखाई देता हूँ, ये चीज थी ये। ठीक है, ये था पप्पल बुल। ठीक है, अब जिसमें ये बोला कि जो पॉप होंगे उनका ये फोटो होगा, एक साइड फोटो होंगे और एक साइड ये नाम होगा। ये सब नाम होते थे, ये नाम हो गए और ये हो गए फोटो उनकी। ठीक है, तो ये जहन में याद रखिएगा कि ऐसा कुछ था जिसमें ये दो मूर्ति बनी होती थी, दोनों के फोटो होते थे और दो नाम रहते थे। कहीं पूछा जाए कि ऐसा कभी क्वेश्चन में आ जाए कि पप्पल बुल का कि इसमें क्या क्या चीजें अंकित होती हैं, तो चेहरा अंकित होता है और दूसरा नाम होता है। ठीक है, और ये एक मेमोरेंडम जो था, वही जो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो लिखा पड़ी होती थी, कि ये लिखा पड़ी है कि हम आपको आदेश देते हैं ऐसा 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 कि आप जाइए, अब जाके यात्रा करिए, और जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे आप पुर्तगाल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी वो समझिए पुर्तगाल के साथ होंगी। कुल मिला के ये था। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब ये सब तो हो गया। अब आते हैं, मेन आता है आपका ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ठीक है, टॉर्डेसिलास की संधि, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका सबसे पहले याद रखिएगा कि इसकी डेट क्या है। ठीक है, 1494, 1494। ठीक है, याद रखिएगा, 1494, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ठीक है, अच्छा, इसके अंडर में क्या हुआ, इसके तहत के ये याद रखिएगा, 1494 ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास की संधि। इसके अंदर में क्या था, दो लोग थे समझ लीजिए, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन था और प्लस पुर्तगाल, ये दो लोग थे, दो ही लोग थे। ठीक है, दो ही लोग थे। अब ये हुआ कि अटलांटिक ओशियन जो सबसे मध्य में पड़ता, तो मान लीजिए ये हो गया अटलांटिक ओशियन, ये हो गया अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक, अटलांटिक, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन मतलब अटलांटिक समुद्र। ठीक है, अटलांटिक समुद्र। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, अब इसमें ये हुआ कि इसको बीच से काट दो, मतलब एक पॉइंट बनाया गया, इसमें एक पॉइंट गया उसके बीच में, इसके पूरब साइड, इसके पश्चिम साइड। ठीक है, पूरब और पश्चिम, पूरब कौन लेगा, दो ही लोग थे, पूरब और पश्चिम। ठीक है, दो चीजें थी, स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन और पुर्तगाल, ये दो लोग थे। इन्होंने बोला जैसे नॉन क्रिश्चियन वाले, मतलब जो ईसाई वाले जो जगह, जो बिना ईसाई वाली जगह नहीं थी, ईसाई वाली जगहों पे तो इनका राज्य था ही, नॉन ईसाई वाली जगह। ठीक है, तो वहां पे इन दोनों का, इन्होंने सोचा कि हम लोग आधिपत्य जमाया जाए कैसे, स्पेन, स्पेन के अटलांटिक ओशियन को बीच से काट दो। काटने का मतलब ये है कि एक पॉइंट बनाओ बीच में। अब केप वर्दे आइलैंड, ये सब मैंने बोला था इस स्टार्टिंग में, याद रखना कि केप वर्दे आइलैंड, तो मैं अभी उसका नाम आएगा क्यों आएगा। ठीक है, तो ये हुआ था कि अटलांटिक ओशियन में एक पॉइंट बना, उस पॉइंट से पूरब की साइड में कौन लेगा, पुर्तगाल, और पश्चिम के साइड में कौन लेगा, स्पेन। ठीक है, तो इसमें क्या था, पुर्तगाल रिसीव राइट ओवर द टेरिटरी ईस्ट ऑफ द लाइन, ये स्पेन हो गया, इसके पूरब हो गया, इसके पश्चिम हो गया। ठीक है, पूरब में पुर्तगाल, तो इसको याद कैसे करेंगे कि पूरब, ठीक है, पूरब पुर्तगाल। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे कि पूरब
पूरब और पुर्तगाल, ठीक है। ठीक। पश्चिम स्पेन, एक ही याद रखना, दूसरा तो अपने आप, मतलब ये याद रखें स्पेन और पुर्तगाल दो ही लोग थे। पूरब पश्चिम का अगर ध्यान में नहीं आ रहा तो पूरब मतलब पुर्तगाल, पीपी, ठीक है, पश्चिम मतलब स्पेन, ठीक है, इस तरह से कहते हैं। स्पेन रिसीव राइट ओवर द टेरिटरी वेस्ट ऑफ द लाइन, मतलब पश्चिम के साइड वो हुआ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पूरब साइड में इंडिया अपना पड़ेगा, इंडिया अपना पूरब साइड में पड़ेगा, तो पुर्तगाल को ज्यादा फायदा हुआ इंडिया के साथ व्यापार करने में, ठीक है साथियों। चलिए, ये अब ये यही मैप है, तो ये अब ये अटलांटिक ओशियन में ये इन्होंने बना दिया, ठीक है, इन्होंने लाइन बनाई ये कि इसके इस साइड जो होगा वो पुर्तगाल का रहेगा, इस साइड होगा स्पेन का रहेगा। पुर्तगाल पूरब में था भी और इंडिया पूरब में ही था, इसके साथ व्यापार करना पुर्तगाल के लिए ज़्यादा बढ़िया बना इन कंपेरिजन टू स्पेन, ठीक है, स्पेन के। तो मैप के फॉर्म में मैं लाने का बस उद्देश्य ये था कि ताकि आपको पिक्टोग्राफी आपको याद रहे ऐसे देख के, ठीक है। इसलिए मैंने अब यहाँ पे ये मैप है, वर्ल्ड मैप आप देख लीजिए, इसमें बीच से स्पेन से काट दीजिए, पूरब साइड का पुर्तगाल हो गया, पश्चिम साइड का स्पेन का हो गया, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये डिस्कवरी ऑफ सिख समुद्र मार्ग की खोज। अच्छा, समुद्र मार्ग की खोज क्यों करना जो पड़ा, इनको मजबूरी थी, क्योंकि लैंड रूट पे उनका कब्जा था, अरब वालों का, इस्लामिक का कब्जा था, टैक्स वसूलते थे, ये स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सी रूट मतलब समुद्री मार्ग की खोज कैसे हुई, ठीक है। इसमें 1488 की बात करते हैं, ठीक है, 1488, ये जो सन है ये थोड़ा याद भी करते रहिएगा और साथ में पॉइंट बनाते जाइएगा। 1488 में एक थे बार्थोलोम्यू डाइस, नाम इनका अजीब होता है, अपनी 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 भाषा में कुछ भी पढ़ लीजिएगा, बर्तन ले लो या कुछ भी पढ़ लीजिएगा, बर्तन ले लो या बार्थोलोम्यू डाइस ले लीजिए या सिर्फ डायस पढ़िए, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। ये थे, तो केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप को पार किया और यह सिद्ध किया कि हिंद महासागर तक समुद्री मार्ग मौजूद है, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, स्टार्टिंग में आप जाओगे तो केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप यहाँ पे है, देखो ये है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। पुर्तगाल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक आए, केप ऑफ गुड होप तक आए, तो इसने ये बोला कि बार्थोलोम्यू डाइस था, इसने ये बोला कि इसको पार किया, इसको केप ऑफ गुड होप को पार किया और इसने ये सिद्ध कर दिया कि हिंद महासागर में हमारे एक समुद्री मार्ग मौजूद है। अतः इसके तहत 1498 वास्को डिगामा कालीकट तक पहुंचा था, ठीक है। तो पुर्तगाल यहाँ से चला, ये कैप ऑफ गुड होप है, ये अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका ये वाला अफ्रीका है, अफ्रीका में सबसे लास्ट पॉइंट ये है कैप ऑफ गुड होप। फिर यहाँ से अपना ये इंडियन ओशियन के रास्ते आप यहाँ पे कालीकट तक पहुंचा था, ये पूरा यहाँ तक कालीकट तक पहुंचा था, ठीक है, यहाँ तक। तो ये केप ऑफ गुड होप याद रखिएगा कि इसका पोजीशन याद रखिएगा कि मान लीजिए कहीं मैप में पूछे तो सबसे निचला वाला हिस्सा है, ठीक है। चलिए, तो बार्थोलोम्यू डाइस था। अच्छा, ये थे बार्थोलोम्यू डाइस भाई साहब, ठीक है। ये इनका एक जहाज था, ये जहाज का ही फोटो मैंने लगा दिया ताकि आपको याद रहे कि इस तरह से जहाज होते थे, ठीक है। ये बार्थोलोम्यू डाइस है, ये कालीकट पे उतरे हैं, ये भाई साहब होंगे जो इन्होंने, इनका नाम अभी बताया जाएगा कौन थे जो, ठीक है। अच्छा, ये जहाज हो गए। अच्छा, क्रोनोलॉजी समझिए कि क्रोनोलॉजी मतलब ये होता है कि कब कब कौन आया एक सिरे से, तो हम ये देखते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आए भाई साहब वास्को डी गामा। अच्छा, बार्थोलोम्यू डाइस थे, जो बर्तन ले लो, जिनका नाम आप बर्तन ले लो पढ़ लो, ठीक है। तो वो इंडिया तक नहीं पहुंचे, उन्होंने केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था, उन्होंने बस ये बता दिया कि इंडिया जाने का रास्ता है इंडियन ओशियन के थ्रू, ठीक है, हिंद महासागर के थ्रू, ठीक है। अब वास्को डी गामा था, ठीक है, ये 1498 में एक गुजराती पायलट था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। ये सब बहुत पेपर में आता है। वास्को डी गामा का अगर देख लिया जाए, वास्को डी गामा, ठीक है, पहला है 1498, एक पायलट का नाम था जिसका नाम है क्या, अब्दुल माजिद, ठीक है, अब्दुल माजिद, ठीक है। ये गुजराती पायलट थे। अच्छा, ये गुजराती थे, ये भी याद रखिएगा कि ये गुजराती थे, क्योंकि सब पूछता है और जो पेपर दे चुके हैं, कई 2-3 बार पेपर अगर दे चुके हैं, उनको याद होगा कि ये सब चीजें उनके जहन में होंगी पहले से। जो नए होंगे वो दोस्तों इस पे फोकस जरूर करिएगा कि वास्को डी गामा कब आए, 1498 आए, उनके एक पायलट के थ्रू, पायलट के साथ है अब्दुल माजिद, उस पायलट का नाम था और वो गुजराती था, ठीक है। अच्छा, जब कालीकट पहुंचे तो वहां पे वहां का जो रूलर रूलर था, मतलब वहां पे जो राज कर रहा था वो कौन था, जमोरिन, ठीक है।
जमोरिन, ठीक है। वास्को डी गामा 1498 में आया, ठीक है। एक गुजराती पायलट के साथ है जिसका नाम था अब्दुल माजिद। उतरा कहाँ पे? कालीकट में, ठीक है। और चौथा क्या कि वहां पे जो उसको रिसीव किया था वो कौन किया था? जमोरिन, वहां पे जो राजा था वहां का, जमोरिन, ठीक है। अच्छा, वो ये पेपर काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च, इसके इसके ट्रेड के लिए आया था, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो वो चला गया, फिर बाद में आया 1501 में आया और एक फैक्ट्री स्थापित किया कहाँ पे? कैनानौर में, ठीक है। ये जब देखिएगा वही हिंदी में है कि 1501 में पुनः भारत आए और कन्नौर में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। अच्छा, वास्को डी गामा 3 बार इंडिया आया था, एक 1498, 1501, 1524, ठीक है। ये सब भी याद रखिएगा। और वो 1524 में उसकी डेथ हो गई थी कोचीन में, कोचीन केरल में है, ठीक है, ठीक है। वही हिंदी में है, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। पुर्तगीज एक्सपेंशन, अब वो तो व्यापार करने के वास्ते आया था अपना वास्को डी गामा, और यहीं वो खत्म हुई हो गया। अब आते हैं सबसे पहले पुर्तगीज एक्सपेंशन की बात करें 16 सेंचुरी के बाद आसपास, ठीक है। कैब्रल थे एक पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, हिंदी में भी है साथियों, अब इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। कैब्रल थे ये क्या 1500 में, वो 1500 ईस्वी में वो आए यहाँ पे मसाले के व्यापार में, ठीक है। मसाले के व्यापार के लिए वो इंडिया आए। उन्होंने सबसे पहले एक पुर्तगीज फैक्ट्री स्थापित की कहाँ पे? कलिकट में, कोझिकोडे, केरल में ही है सब, कालीकट कोझिकोडे, ठीक है। अच्छा, उनका जब वहां पे आए, जब अब ये सोचिए साथियों कि अरब अरब के जो इस्लामिक थे वो पहले ही वहाँ मतलब व्यापार हमारा कर रहे थे, इंडिया से व्यापार कर रहे थे। वो अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके थे। अगर कोई तीसरा आएगा, वैसे जैसे हमारी बॉडी है, अगर कोई फॉरेन मटेरियल आती है तो हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको रिएक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। तो सेम वही चीज़ है इंडिया पे। जब जब इंडिया पे जब अगर मान लीजिए मैं पहले से हूँ, मेरा अच्छा खासा व्यापार चल रहा है, कोई दूसरा आ जाए तो मुझे बुरा लगेगा ही, और जाहिर सी बात है मैं रिएक्ट करूंगा, मैं चाहूंगा कि वो वहाँ पे जमे ना, वो चला जाए। तो जैसे जब पुर्तगीज फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित कर रहा था, ठीक है, तो बहुत वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए, तो बहुत सारे पुर्तगीज थे उनको मार दिया गया, ठीक है। अब जब उसको मार देगा तो ये भाई सब गुस्सा गए, जाहिर सी बात है, अगर मेरे शादी को कोई मारेगा तो गुस्सा आएगा। वो सही थे या गलत तो अलग बात है। वो जब मारे तो ये भाई सब गुस्सा आ गए। अब गुस्सा आ गए तो उन्होंने क्या किया कि जो जो अरब के जो व्यापारी उनके जहाजों को तोड़ दिया, ठीक है। पहला, जहाज़ों को तोड़ दिया, जहाज़ों पे कब्जा कर दिया, उनके जहाज़ों को जला दिया गया, और कालीकट में सबसे पहले बम विस्फोट किया ये कैब्रल ने, ठीक है। बाद में बाद में जब ये हुआ कि जब चीज़ें भाई तुम भी व्यापार करो, हम भी व्यापार करें, चलो मिल बांट के व्यापार करते हैं यार भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अकेले ना हम कर पाएंगे ना तुम कर पाओगे, ठीक है। तो दोनों मिल के करते हैं, तो वही वाला हाल हो गया। बाद में उनका फ्रेंडली ट्रीटीज हो गया, ठीक है, कोचीन और कन्नौर में। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी वंपनी स्थापित किया होगा, सब कुछ। तो यही है हिंदी में। कालीकट की 1500 ईस्वी में मसालों के व्यापार हेतु भारत आए थे कबीर जी। उस वक्त कालीकट में उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित किया था, जिसमें अरब अरब के और जो स्थानीय लोकल लोकल जो लोग थे उनके द्वारा उसके ऊपर अटैक किया गया, तो कई सारे पुर्तगाली मारे गए। तो बदले में कैरल ने क्या किया, अरब के व्यापारियों के जहाज़ों को कब्जा कर लिया, माल जब्त कर लिए, जहाज जला दिए गए और कालीकट पे गोलाबारी की, ठीक है। बाद में उसका फ्रेंडली रिलेशनशिप बना, तो कोचीन और कन्नौर में उसने फैक्ट्री स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करता हूँ तो कालीकट और कोझिकोडे जो है केरल में है, कोचीन जो है वो भी केरल में है, कन्नौर जो है केरल में, मोस्टली केरल में ही आए थे। और जाहिर सी बात है जब अरब सागर पार करोगे तो केरल ही पड़ता है अच्छा खासा। तो ये कैब्रल भाई साहब थे, देखो स्मार्ट तो थे ही, ठीक है। अब ये यहाँ थे, ये पुर्तगाल है, लिस्बन, लिस्बन पुर्तगाल में है। फिर ये यहाँ से केप ऑफ गुड होप के थ्रू यहाँ पे आए, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, कन्नौर, कालीकट, कोची, अंजन द्वीप, ठीक है। ये सब चीजें थी, ये देख लीजिएगा मैप के थ्रू। अब उसके बाद से आए, कैब्रल के बाद आए 1505 में अल्मीडा। अल्मीडा बहुत फेमस है थोड़े, क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, ठीक है। ये अल्मीडा भाई साहब है, ये अल्मीडा है। एक मैप है जो इसमें दिखा रहा है कि ये पोजीशन दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे, जैसे सूरत हो गया, दमन हो गया, बॉम्बे हो गया, गोवा, कालीकट, कोचिंग, जहाँ जहाँ पे इन्होंने अपना कुछ वॉचर्स दिखाए हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अल्मीडा की बात करते हैं। तो ये मैप हो गई, ठीक है, ये वाली। इसमें आप देखेंगे ये गोवा हो गया, मैंगलोर, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोल्लम, और ये लक्षद्वीप का पूरा, ठीक है।
ये सब चीजें आप मैप के थ्रू देखिएगा। तो 1505 में अल्मीडा पोर्तुगीज का गवर्नर बना, पहला गवर्नर यही था, याद रखिएगा। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर जो अपना क्या कहते हैं कि इंडिया में जो पहला पोर्तुगीज गवर्नर बना वो अल्मीडा था, ठीक है। इसने क्या किया कि पोर्तुगीज के पावर को बढ़ाया, ठीक है, पोर्तुगीज के पावर को बढ़ाया। उसने जो मुस्लिम ट्रेड थे, जो मुस्लिम का ट्रेड का डोमिनेंस था कि पहले मुस्लिम ही करेंगे, इस्लाम ही करेगा ट्रेड, उसको तोड़ा, ठीक है। तीसरा, उसने अदन, हॉर्मज, मलक्का, इन सब पे कब्जा कर लिया। अच्छा, जब वो आए तो यही हुआ कि भाई अगर कोई दूसरा आएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा ही। तो इजिप्टियन और गुजरात में भी एक साइड थे, पोर्तुगीज अलग था, दो लोगों के बीच में हुआ, जिसमें इजिप्ट और गुजरात एक साथ था और पुर्तगीज का जो अल्मीडा था वो एक साथ, मतलब अकेला था। इन दोनों में लड़ाई हुई। इसमें क्या हुआ कि अल्मीडा हार गया, अल्मीडा हार गया और अल्मीडा के बेटे को मार दिया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चॉल। बैटल ऑफ चॉल क्या क्या था? इजिप्ट और गुजरात नेवीज थी और अल्मीडा था, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पुर्तगीज गवर्नर था, पहला गवर्नर जो इंडिया का बना था, पुर्तगीज गवर्नर, उसके बीच में लड़ाई हुई क्योंकि वो क्या कर रहा था कि जो मुस्लिम थे, मुस्लिम के व्यापार को खत्म करना चाह रहा था, ठीक है। तो वैसी बात लड़ाई होगी, जब लड़ाई हुई तो बैटल ऑफ चॉल के नाम से उसको लड़ाई को दिया गया, चॉल का युद्ध, ठीक है। तो उसमें अल्मीडा की हार हुई, अल्मीडा की हार हुई, उसके बेटे को मार दिया गया, ठीक है। जब उसके बेटे को मार दिया गया बाद में, मतलब इसके अगर ये सब तो चीजें उस युद्ध में क्या हुआ ये बताया गया। दूसरा ये था कि उसने बहुत सारे किले बनाए, कहाँ पे? अंजनदीवा, कोचीन, कन्नौज और किलवा, ये जगह थी। अब ये मैप में देखिए, अंजनदीव, ठीक है, कलिकट, ये कोचीन, ये सब है मैप में, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जब ये आया तो आपको मैं बताऊं कलिकट में किसका शासन था, कौन था? जमोरिन। याद होगा, आपको बताया था जब आपका वो आया था वास्को डी गामा, तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा जब आया था, जमोरिन ने स्वागत इसलिए किया था कि वास्को डी गामा सिर्फ व्यापार करने आया था, लेकिन ये यहाँ पे फ्रांसिस्को जो अल्मीडा है, ये जो गवर्नर बने थे, तो ये क्या कि सिर्फ सिर्फ व्यापार करने आए नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे ये अपना फोर्ट, किले उले बनाने लगे, तो लोगों को लगा कि यार ये भाई ये तो पूरा पूरा कब्जा कर लेगा, तो लड़ाई शुरू होगी। बैटल ऑफ चॉल हुआ, चॉल में अल्मीडा जी हार गए, उनके बेटे को मार दिया गया, ठीक है। तो ये सब देखा गया। तो उसके बाद से क्या हुआ कि क्या मतलब किसके? जमोरिन, जो कालीकट का जो राजा था जमोरिन, और मनमुल के जो सुल्तान था इजिप्ट का, तो इजिप्ट और ये वो गुजराती नेवीज, ठीक है, यही सब मिलके उसको हराए थे। तो 1507 में फिर क्या हुआ, तो पुर्तगीज जो फोर्सेस थे वे डिफीटेड नियर ड्यू बाय इजिप्टियन एंड गुजरात नेवीज, वही बैटल ऑफ चॉल, बैटल ऑफ चॉल, ठीक है। अल्मीडा सन के बेटे को मार दिया गया। अल्मीडा 1508 में अल्मीडा डिफीटेड कमांड फ्लीट एंड टू रिवेंज। 1508 1507 में उसके बेटे को मारवा दिया गया, ठीक है। 1508 में अल्मीडा ने फिर से बदला लिया, ठीक है, बदला लिया और सबको हराया। और उसने इंट्रोड्यूस किया क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी, काटे सिस्टम, कि मतलब समुद्र में अगर तुम घुसोगे तो भाई दिक्कत है, तुमको परमिट सिस्टम, तुमको पैसा वैसा देना होगा। जो टैक्स, जो लैंड में सड़क पे जो टैक्स लेते थे, वो ये काटे सिस्टम कर दिया कि समुद्र में घुसोगे तो परमिट सिस्टम हो जाएगा, तुमको पैसा देना ही पड़ेगा। तो वही है, जंगल तुम्हारा है तो पानी हमारा है, नहीं वो जंगल कह रहा हूँ, सड़क तुम्हारी है तो पानी हमारा है, तो पानी में आओगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। और पानी में रह के मगरमच्छ से मेर बेर, वो सही नहीं है ना भाई? पानी में रह के मगरमच्छ से बेर, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये 1505 ईस्वी में अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बना। उसके उद्देश्य थे क्या? पुर्तगाली शक्ति को मजबूत करना, मुस्लिम व्यापार को समाप्त करना था, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये वही हिंदी में कि उसने क्या किया, उसने कई किले बनाए, अंजन दीव में, कोची में, कन्नौर में, किलवा में। उसको विरोध मिला किसके? कालीकट के जमोरिन से, मिस्र के मामलुक सुल्तान, इजिप्ट, इजिप्ट में भी, ठीक है। ये सब वही है कि वो हार गया, उसका पुत्र मारा गया, बाद में उसने उसका बदला ले लिया और ब्लू वाटर पॉलिसी उसने लागू कर दिया। ये थे अल्फांसो अल्बुकर्क, ये तीसरे जो हैं अल्फांसो अल्बुकर्क, ये बहुत मतलब इसको माना जाता है कि एक्चुअल में ये पुर्तगाल का जो असली साम्राज्य स्थापित किया तो इसी ने किया, ठीक है। अल्बुकर्क अल्मेडा के बाद, ठीक है, गवर्नर बना। अल्बुकर्क जो था, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, उसके बाद ये गवर्नर बना, दूसरा गवर्नर था, सेकंड गवर्नर सेकंड गवर्नर था, ठीक है। इसने एक्चुअली में क्या, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजी वाले दोस्तों, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज, याद रखिएगा, वो रियल फाउंडर माना जाता है। कौन? ये अल्फांसो अल्बुकर्क,
ठीक है। इसने पुर्तगीज बेसेस स्थापित किए, कहाँ कहाँ पे पुर्तगीज बेसेस जो होते हैं, ठिकाने, पुर्तगाली ठिकाने, ऑर्मोज में, मालाबार में, मलक्का में और रेड सी। रेड सी, रेड सी ये जो अरब वाला कब्जा होता है, तो वहाँ पे देखेंगे कि एक जो पट्टी है पानी वाली, उसको रेड सी बोला जाता है। अच्छा, इसने जहाजों के लिए परमिट प्रणाली शुरू की। 1510 में इसने बीजापुर के सुल्तान को हरा के गोवा को छीन लिया। 1510 में, 1510 में बीजापुर के सुल्तान को हरा के, बीजापुर के सुल्तान को हराया, ठीक है। और क्या किया, गोवा को छीन लिया, गोवा अपने कब्जे में कर लिया, गोवा को छीन लिया। ये चीज याद है 1510 में। ठीक है, ये चीजें थी। अब जब गोवा को उसने छीन छीन लिया, तो गोवा क्या है, पहला ऐसा वो था, इंडिया का जो पहला टेरिटरी ऐसा था, वो यूरोपीय नियंत्रण वाला पहला भारतीय क्षेत्र बना, जो यूरोप के नियंत्रण में आ गया, पहला भारतीय क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, उसने तंबाकू, काजू, नारियल की बेहतर किस्में शुरू की, ठीक है। इसने क्या किया, टोबैको इंट्रोड्यूस किया, कैशू नट, काजू हो गया, इम्प्रूव कोकोनट वैरायटीज, ये सब इसने शुरू किया, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त किया, ये बहुत अच्छा किया इसने, ठीक है। साथियों, सती प्रथा तो आप जानते ही हैं, बहुत बेकार चीज़ थी, होना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है, ये अच्छा किया। अच्छा, इसने पहले फोर्स किया कि जो पुर्तगाली पुरुष हैं, वो इंडियन महिलाओं से, जो लोकल लेडीज थे, उनसे शादी करें और यहीं पे रहें, इस तरह का इसने क्या क्या प्रोत्साहित किया इसको, कि जो पुर्तगाली पुरुष को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। ये नूनो दी कुन्हा 1529 में बना, ठीक है, ये भाई साहब, ठीक है। ये पुर्तगाल का पूरा वो है मैप में कि कहाँ का इन्होंने राज किया पुर्तगालियों ने, वो सब दिखाया है। नूनो दी कुन्हा जो था 1529 में, नूनो दी कुन्हा बिकम गवर्नर, 1529 में वो गवर्नर बना, ठीक है साथियों। 1530 में उसने शिफ्ट किया पुर्तगीज। अच्छा, गोवा को छीन लिया ही था, तो गोवा यूरोपियन के कब्जे में आ ही गया था, तो ये नूनो दी कुन्हा था। 1529 में जब ये गवर्नर बना, तीसरा गवर्नर बना, इसने क्या किया कि अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया, कहाँ पे, कोचीन से गोवा, ठीक है साथियों। भाई हिंदी में देखिए, नूनो दी कुन्हा जो था 1529 में जब गवर्नर बना, तो उसने 1530 में राजधानी जो थी वो कोचीन से गोवा को शिफ्ट कर लिया। तो ये पूछा जाता है कि कौन से सन में, 1530 में, कहाँ से, कोचीन, कोचीन से गोवा, कोचीन से गोवा शिफ्ट कर लिया राजधानी को, ठीक है साथियों। तो ये ध्यान देने वाला चीज है कि क्या क्या चीज है। 1534 में क्या हुआ कि गुजरात के जो बहादुर शाह थे, ठीक है, बहादुर शाह 1534 में आप देखोगे तो क्या हुआ कि उस टाइम पे हुमायूं भी था, अगर थोड़ा ध्यान देना आप, तो हुमायूं भी था, तो क्या, हुमायूं, हुमायूं का जो बहादुर शाह के ऊपर ये दबाव बना रहा था, ठीक है, बहादुर शाह के ऊपर दबाव बना, तो बहादुर शाह के ऊपर जब दबाव बनाएगा तो वो क्या चाहेगा कि भाई अगर मुझे कोई मार रहा है तो मैं किसी से हेल्प मांगूंगा, और इसने हेल्प मांगी किससे, नूनोदी कुन्हा से। जब उसने उससे हेल्प मांगी, तो भाई फ्री में तो कोई हेल्प करेगा नहीं, ठीक है, उसके बदले क्या, तो भाई उसने बोला कि ठीक है आप हमारी हेल्प करो, उसके बदले आप जो चाहोगे वो मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, हमको आइलैंड ऑफ वसैन दे दो, सिंपल सीधी बात है। तो उसने वैसिन का अब आइलैंड दे दिया। दूसरा, जो दीव था, दमन और दीव जो होता है, तो दीव जो था वहाँ पे जो ठिकाना था पुर्तगालियों को, वो दिया, दीव की जगह दी, और आइलैंड ऑफ बसेन दे दिया, ये सब दे दिया। अच्छा साथियों, बाद में संबंध खराब हो गए। संबंध खराब क्यों हो गए, हुमायूं जो था, हुमायूं उसके ऊपर आक्रमण क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे किसका हाथ था, नूनो दी कुन्हा का। अगर उससे युद्ध करने का मतलब पूरा पूरा पुर्तगाल से युद्ध करना, ठीक है। तो अब, तो हुमायूं फिर क्या हुआ कि यार जब लगा कि अब इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे तो चले जाएंगे, तो वो हुमायूं जो चला गया। जब हुमायूं चला गया, तब ये क्या हुआ, ये जो भाई साहब हैं बहादुर शाह, बहादुर शाह को लगा भाई जिसके साथ मुझे दिक्कत थी वही चला गया। जब वो उसके साथ वो जब वो चला गया, तो भाई तुमसे कोई संबंध रखने का कोई मतलब है नहीं, भाई संबंध रखने के बदले आइलैंड ऑफ बसन दे रहा हूँ मैं, दीव दे रहा हूँ, भाई क्यों दे रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज है, जब वो चला गया, तुमसे कोई मतलब है नहीं, तो वही संबंध खराब होने लगे। जब संबंध खराब होने लगे तो फिर क्या होगा, तो नूनो दी कुन्हा जो थे वो कहा कि ठीक है भाई, जब संबंध खराब ही हो गए तो आओ चाय पीते हैं लास्ट बार, यही होगा कि आओ सब चाय वाय पीते हैं। तो 1537 में क्या हुआ, बहादुर शाह को पुर्तगाली जहाज पे बुलाया, आओ हवेली पे, उस टाइप की बात है। तो जब वो हवेली पे गए तो वहां पे उनको खत्म कर दिया, सीधी सी बात है। तो अच्छा, वो 1536 में हुमायूं गया था, ये याद रखना थोड़ा, कि 1536 में हुमायूं चला गया था, हुमायूं चला गया था,
वहाँ से जब हुमायूं चला गया 1536 में, तब ये जो बहादुर शाह सोचे कि अब यार अब कोई दिक्कत ही नहीं है, जब वही चला गया तो तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं दूंगा जो मैं तुमको दे रहा था, चाहे आइलैंड में बसन दे दूँ चाहे दे दूँ, मैं नहीं दूंगा। तो बाद में जब दोनों के बीच संबंध खत्ते हुए तो अपना गए लास्ट बार वही मिलने मिलने के लिए कि चल आज के बाद कोई मतलब नहीं रहेगा तुमसे, जब मतलब नहीं रहेगा तो खत्म ही कर दिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये चीजें हुई। फिर द कुन्हा जो बंगाल में पुर्तगाली के प्रभाव को बढ़ाया, ये चीजें हुगली को पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र बनाया। हुगली, ठीक है, हुगली याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। अच्छा, इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे गोवा हो गया इंडिया में हो गया, बसेंद्र वसाई हो गया महाराष्ट्र में था, ठीक है, दीव हो गया गुजरात में, हुगली जो हो गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है साथियों, ये चीजें हैं। अब आते हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर द पुर्तगालीज, पुर्तगालियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां। पुर्तगाल से मतलब उतनी दूर से आए सब और पूरा राज्य स्थापित कर दिए, क्यों भाई, ऐसा क्यों? भाई यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया लेकिन हार गए और इन लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। ऐसा क्या था कि उन्होंने आधिपत्य जमा लिया? इसके पीछे रीजन बहुत थे। पहला रीजन ये था कि फ्रेगमेंटेड किंगडम। जाहिर सी बात है, अगर लोग साथ में एक साथ रहोगे, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि एक छड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर छड़ी का जो गट्ठर है उसको तोड़ना कठिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए जब पुर्तगालीज आए तो दिक्कत ये होगी, फ्रेगमेंटेड थे, खंडित राज्य, जो राज्य थे अलग अलग बटे हुए थे, एक्सेप्ट महमूद बेगरा जो था वो गुजरात में रूल करता था, गुजरात का एक राजा ही समझ लो, तो गुजरात का राजा था, उसको छोड़ के बाकी इंडिया इंडिया जो था वो डिवाइड था स्मॉल किंगडम में, छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था। ठीक है, अब यही हो रहा है कि उसके उसके राज्य पे आक्रमण कर, भाई मुझे से क्या मतलब, उस पर क्या करने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही वाला बात है भाई, उस पर तुम नहीं रोको तुम्हारा भी नंबर आएगा, नंबर तो सबका आएगा। तो जब उनका नंबर आया तो इस तरह से उसने, जब एक का नंबर आया तो दूसरा नहीं बोला, तीसरे का नंबर आया चौथा नहीं बोला, तो इस तरह से उन सब ने क्या क्या, पुर्तगीज ने सब पे हमला किया और उसके बाद से सबको अपने अंदर में वर्चस्व स्थापित कर लिया सबके अंदर। ठीक है, महमूद बेगरा को छोड़ के बाकी सब छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। पहला ये था कि फ्रेगमेंटेड थे। दूसरा, डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और एकता में अंतर, एकता भी नहीं था। जैसे अरब मर्चेंट की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज नहीं थे, एक साथ नहीं थे। अब लेकिन पुर्तगीज की बात करें तो एक साथ थे, तो जिसकी वजह से अच्छा, इनके दुश्मन कौन थे? अरबी था, क्योंकि पूरा पूरा जो सड़क मार्ग था, आप जो स्टार्टिंग में आप देखे होगे मैप पे, पूरा पूरा सड़क मार्ग किसका? इस्लामी का था और अरब का कब्जा था। अरबी तो इनके मेन दुश्मन थे, क्योंकि भाई सड़क के माध्यम से वो जाने नहीं देते थे, तो अब इन्होंने मजबूरी में समुद्री रास्ते खोजे। ठीक है, तो ये चीजें थी। अच्छा, अरब में कोई यूनिटी थी नहीं, इसने उनको भी हरा हरा दिया आसानी से। ये देखिए थोड़ा। अब ये था कि पुर्तगीज जो थे, ये उनके जहाज थे, जहाज कितने खतरनाक बनते थे। जब उस टाइम पे नवल पावर ये होता था कि जहाज के जो क्या है शक्ति, पानी वाली शक्ति, जो आप ये यूं कहें कि अरब उरब के पास नहीं था, और इनके पास पानी में पानी का राजा थे समझ लीजिए। सुल्तान मिर्जा जैसे, अपना बम्बई अगर देखो, सुल्तान मिर्जा अगर देखे होगे उसकी मूवी, तो जो बॉम्बे जो था, बॉम्बे उसका पूरा पूरा साम्राज्य क्या था? पानी का ही साम्राज्य था, सड़क पे वो कुछ नहीं करता था। भाई सुल्तान मिर्जा थे ये, समझ लीजिए, समुद्र के सुल्तान मिर्जा। ठीक है, अब ये हुआ कि अब जब पुर्तगाली थे, तो जब आप देखोगे तो उनके जो जहाज अभी देखा आपने, तो जहाजों में तोप लगाए रहते थे, बंदूक थे, अच्छे खासे बंदूक थे उनके पास, आर्टिलरी थी बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, तो पुर्तगालियों के पास जो तोपों से सुसज्जित उन्नत जहाज थे, आधुनिक नौसैनिक तकनीकी थी, उनकी शक्तिशाली जो नौसेना थी, और ने उन्हें भारतीय शासकों अरब व्यापारियों को सैन्य पड़त प्रदान की। ठीक है, ये मेन उनका वो था कि जिससे बाकी लोग हार गए थे। अब ये देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि जब वो अब आ ही गए हैं तो उन्होंने क्या क्या किया, उनका प्रशासन क्या कह रहा है, वो सब देखते हैं। ये हमारा मैप, जहाँ पे मैप में दिखाया गया कि 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में जो हमारे पुर्तगीज थे वो कहाँ कहाँ गए थे। ठीक है, ये गोवा हो गया, मैंगलोर हो गया, कन्नौर हो गया, कालीकट हो गया, कोचीन हो गया, कोल्लम हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, ये सब मतलब वो दिखा रहे हैं कि ये मसूलीपट्टनम हो गया, ये सब चीज़ें, पुलिकट हो गया, ये सब चीज़ें वो बता रहे हैं, और इस तरह के किले बनाते थे। तो ये किलों का भी रख दिया कि ताकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे, देखने में भी अच्छा लगे और आप लोगों को याद भी रहे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पुर्तगालियों के नियंत्रण वाले प्रमुख क्षेत्र से, जैसे गोवा, मुंबई, दमन, दीव। अच्छा, ये और दक्षिण भारत के व्यापारी, ये यही वाले क्यों थे? आपको कुछ समझ में आ रहा है क्यों? जब समुद्री रास्ते की खोज किए, तो जब अरब सागर से होत के आए, तो यही वाला हिस्सा पड़ता है इंडिया का। अगर आप देखें तो यही वाला हिस्सा पड़ता है, ये वाला हिस्सा। तो यहीं पे उन्होंने इधर का थोड़ा कमी किए, यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा
फ़ायदा किया, क्योंकि यहाँ से रास्ते भी आसान पड़ रहे थे और समय भी कम लग रहा था, यहाँ व्यापार करना उनको ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था और मसाले ज़्यादातर यहीं मिल रहे थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका था, प्रशासन था, उसका स्ट्रक्चर क्या था? इसमें देखा जाए कि वायसराय होते थे। पहला जो होता था वायसराय होता था। वो होता था हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ा होता था। उसका जो टर्म होता था 3 साल का होता था। ठीक है? तो क्या हो गया सबसे ज़्यादा? वायसराय, ये होता था हेड, सबसे प्रमुख। ठीक है? इसका कार्यकाल देखिए 3 साल का होता था। ये सब थोड़ा याद कर लीजिएगा कि कार्यकाल कितने साल का था, 3 साल का होता था। ठीक है? अच्छा, इसको अब वायसराय था, इसको असिस्ट कौन करता था? वो पीए हुए जो बोलते हैं कि पीए किसी का होता है, तो इसका पीए जो होता था, वो कौन सा? उसको सेक्रेटरी बोलते थे। सेक्रेटरी ही बोलते हैं, यहाँ आज भी बोलते हैं सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। ठीक है? अब तीसरे में एक ये बंदा था, वेदा द फजेंदा। एक टर्म था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होता था, एक पद होती थी जो क्या देखता था? रेवेन्यू, कार्गो एंड फ्लीट डिस्पैच। मतलब क्या था? वेदोदय फजंदा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, सबसे बड़ा वायसराय होता था, फिर ये महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वेदोदय फजंदा। अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अजीब अजीब नाम होते हैं उनके। ठीक है? तो वो राजस्व देखता था, माल देखता था और बेड़े देखता था, इनका संचालन कर देखता था। ठीक है साहब? आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस, उनके धार्मिक नीति। धार्मिक नीति की बात करते हैं तो ये देखिए, ये उनके फोटोज है कि किस तरह से वो धर्म परिवर्तन वगैरह कराते थे। ठीक है? तो हम देखते हैं कि पुर्तगाली अपने क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। जाहिर सी बात है, आपको बता रखा हूँ। प्रारंभ में वो हिंदुओं के प्रति ठीक थे, स्टार्टिंग में हिंदुओं के प्रति ठीक थे, बाद में उनके प्रति भी उनका रवैया थोड़ा चेंज हो गया था, अत्याचार करने लगे थे। एक जेसुइट मिशनरी था, रोडोल्फो एक्विना और एंटोनियो मोंसेरेट को 1580 में अकबर के दरबार में भेजा गया, जहां उनका सम्मान किया गया। ये लोग थे जिन जो अकबर के दरबार में गए थे। अच्छा, नाम याद रखिएगा, वैसे नाम पूछा तो नहीं जाता, फिर भी आप याद रखिएगा। ठीक है? 1580 में गए थे, किसके दरबार में गए थे ये जो पूछा जाता है, अकबर के दरबार। ये ऑप्शन दिया जाता है, जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, ये सब चीजें। तो अकबर के दरबार में ये लोग गए थे। ठीक है? ये लोग बहुत दबाव बनाए कि अकबर को बोले, अकबर को बहुत सारे प्रॉफिट बताए उसके कि ईसाई धर्म क्यों अच्छा है, ऐसा वैसा कुछ बताया, लेकिन कितना भी फोर्स किया, लेकिन उसने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया। ठीक साथियों? अब देखते हैं पॉलिटिकल रिलेशन मुगलों के साथ उनका पॉलिटिकल रिलेशन, राजनीतिक संबंध कैसे थे। अच्छा, अब ये देखिए, अब इंडिया में कौन था? पुर्तगाली थे और मुगल थे। मुगल मतलब इस्लामिक थे और पुर्तगाली थे। अब उसी बीच में आ गए हमारे कैप्टन हॉकिंस, ये इंग्लैंड के थे। 1608 में जब ये आए, 1608 में, तो सूरत में आए, इंग्लिश शिप से आए, इन्होंने हेक्टर नाम था। तो कैप्टन हॉकिंस। ठीक है? ये याद रखिएगा, ये थोड़ा पूछता है। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए। ठीक है? पहला। दूसरा कहाँ पे आए? सूरत में। तीसरा किस शिप से आए? इनके शिप का नाम था हेक्टर, जहाज। ऐसे पॉइंट वाइज में करके आप लिख लीजिए ताकि ये पूरा देखना ना पड़े, वो याद हो जाएगा। और रिवाइज करने में आसानी रहेगी। तो उसने क्या किया, किंग जेम्स तो थे इंग्लैंड के, इंग्लैंड के जो राजा होते थे, जेम्सन। तो उन्होंने क्या किया, एक एमओयू दिया उनको, एमओयू दिया कि एमओयू के बेसिस पे आप जाइए और जहांगीर को दे दीजिएगा और जहांगीर से परमिशन ले लीजिए, क्या क्या, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है? अच्छा, अब बताइए, अब वही होता है, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। अब इंडिया में पुर्तगीज तो पहले ही थे। अब अगर इंग्लैंड आ जाएगा, अंग्रेज आ जाएंगे, मान लीजिए इंग्लैंड से कोई आता है, वो भी अपना अगर ट्रेड करेगा, तो जाहिर सी बात है उनका प्रॉफिट कम होगा, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा आके यहाँ पे प्रॉफिट करे। तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वो जागीर के दरबार तक ना पहुंचे, लेकिन वो पहुंच गया। पुर्तगीज जो थे, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हॉकिंस जो था वो मुगल कोर्ट में ना पहुंचे, लेकिन वो पहुंच गया। अच्छा, जहांगीर जो था वो फेवर दिया हॉकिंस को। ठीक है? जहांगीर ने क्या किया, अच्छे से उसका वेलकम किया, 1609 में वेलकम किया। ठीक है? अच्छा, जो अपना वो था, अपना हॉकिंस, उसको तुर्की लैंग्वेज आती थी, तो उससे बात करना भी इजी हो गया जहांगीर से। जबकि अगर पुर्तगीज से अगर जहांगीर से बात करना है तो ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, इस तरह से। यहाँ पे वो चेन ही खत्म कर दिया। वो खुद भी टर्की लैंग्वेज जानता था, तो आराम से अपना जहांगीर से बात कर सकता, जो भी बातें करनी सब बात कर सकता था। तो जहांगीर भी बहुत खुश हुआ। ठीक है? तो जहांगीर ने क्या किया, उसको एम्बेसडर बना दिया। अम्बेसडर उसका वे मनसबदार बोलते थे, मनसबदार। ठीक है?
मनसबदार बना दिया, ठीक है? उसकी सैलरी दी 30,000। अब ये सब देख के जो हमारे पुर्तगीज़ थे उनको बहुत बुरा लगा, और हॉकिंस को क्या किया, हॉकिंस को जो उसकी हॉकिंस मैं वो उसकी शादी होगी किसके साथ, अमेरिका क्रिश्चियन ने मुबारक शाह, उसके साथ उसके बेटी के साथ शादी कर लिया। अच्छा, ये सब चीज़ें देखिए। अब जैसे जब मनसबदार बनाया तो आपको ज़हन में ये आ रहा होगा कि मनसबदार होते क्या हैं? तो मनसबदार एक पोज़ीशन होती थी, मिलिट्री ऑफ़िशियल्स होते थे, गवर्नमेंट पोज़ीशन होती थी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है? जिसका मेन फीचर था, मतलब बहुत अच्छी पद होती थी, जिसका मेन वो था, उद्देश्य होता था कि जो मनसबदार होते थे वो मुगल एम्पायर द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। दूसरा ये था कि ये सोल्जर्स होंगे और हाउसेस होंगे, उनको उनका देख रेख करेंगे, मतलब उनका एक सर्वे सर्वा बोल सकते हैं आप, कि उनके अंदर में होंगे। उनकी रैंक बहुत अच्छी होती थी, सैलरी वो सैलरी डिसाइड कर सकते थे, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, स्टैटस इन कोड, ये सब देखा जाता था, ठीक है? और उसको मनसबदारी सिस्टम बोलते थे, ठीक है? अच्छा, और सारे रैंक थे, जैसे जाट थे, सवार थे। जाट पर्सनल रैंक होता था और सैलरी होती थी। नंबर ऑफ कैवलरी सोल्जर्स होते थे, वो सवारी उसको बोलते थे, ठीक है? अब आते हैं, ये तो वही हिंदी में है। हिंदी में आप देख लीजिए कि मनसबदार क्या था, कि मुगल शासन में एक उच्च अधिकारी होता था या सैनिक पदाधिकारी होता था। मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। ये सब चीज़ें होती हैं जो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है साथियों। तो आप जिस माध्यम से आप हैं, उस माध्यम से आप वो पढ़ सकते हैं आराम से। फिर अच्छा, वही हुआ कि पुर्तगीज इंग्लिश का अपोज करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक जंगल में दो शेर हो नहीं सकते, और अगर ट्रेड दोनों के साथ होगा तो भाई एक दूसरे को इफेक्ट पड़ेगा। तो चाह रहे थे कि ये ना आए। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं मिलने से पुर्तगाली नाराज हो गए। जब अपना जहांगीर ने उसको बहुत सारी सुविधाएं दी तो पुर्तगाली नाराज हो गए, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजी जहाज थे को जो सूरत बंदरगाह में प्रवेश करने से रोकने लगे। तो क्या हुआ कि 1611 में जब पुर्तगाली बहुत ज़्यादा दबाव बनाने लगे, अब हाकिम जो आया था वो 1611 में दरबार छोड़ के चला गया। अच्छा, अब जो हाकिम था उसको पनाह कौन दे रहा था? मुगल। मुगल पनाह दे रहे थे, और जो हाकिम्स पे अगर पुर्तगीज जो होंगे, अगर हाकिम्स पे आक्रमण करेंगे तो मतलब वो मुगल पे आक्रमण किया, तो मुगल के साथ उनके जो संबंध थे वो खराब होने लगे पुर्तगालियों का, ठीक है? अच्छा, चौथा पॉइंट ये है कि जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज थे, विक्ट्री ओवर द पुर्तगीज, 1612 में जो पुर्तगीज के साथ जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि अंग्रेज जीत गए। जैसे 1612 में एक कैप्टन बेस्ट थे, कैप्टन बेस्ट थे 1612 में, अंग्रेजी जहाज इनका ड्रैगन, याद रखना, कैप्टन बेस्ट। इनके जो जहाज का नाम था, इनका जो जहाज था इसका नाम था ड्रैगन, ठीक है? ये देखिए, ड्रैगन के साथ मिलकर उन्होंने पुर्तगाली को हराया, ठीक। अंग्रेजों ने पुर्तगाली पर विजय प्राप्त की। जहांगीर इस जीत से बहुत प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि मुगलों के पास शक्तिशाली नौसेना नहीं थी। अच्छा, वो जब इन्होंने हराया तो उन्होंने सोचा कि यार ये पुर्तगाली बहुत पहले से हैं, इनको ये हरा दिया। तो क्यों हरा दिया? क्योंकि पुर्तगाली जीतते क्यों थे? क्योंकि उनके पास नौसैनिक थे, नावल पावर ज़्यादा थी, और अपना इंग्लैंड जो है इसके पास भी नावल पावर ज़्यादा है। तो कुल मिला के उनको हरा दिया। तो ये फिर क्या, मुगलों को अपना नावल पावर सिखाने लगे, नाव बनाना, ये सब चीज़ें वो सब देने लगे, तो बहुत मुगल बहुत खुश हुए थे। अच्छा, फिर देखते हैं कि पुर्तगीज पायरेसी एंड कन्फ्लिक्ट विद मुगल। वही चीज़ें होगी कि मुगल जो थे अपना जब इंग्लैंड को सहारा देने लगे, इंग्लैंड के साथ मिलकर व्यापार करने लगे, तो फिर उनको नाराज़गी हुई। तो 1613 में क्या हुआ, 1613 में पुर्तगालियों ने मुगल जहाज़ों को पकड़ लिया और कई मुसलमानों को कैद कर लिया, ठीक है? उन्होंने जहाज़ों के माल को लूट लिया। जहांगीर क्रोधित हो गया और सूरत के मुकर्रब खान थे, को खजाना वसूलने का आदेश दिया। जहांगीर क्रोधित हुआ, उसने बोला कि वहाँ पे जो सूरत में मुकर्रब खान था, जो वहाँ पे राज कर रहा था, उससे बोला कि इनसे खजाना वसूलो, ठीक है? तो उसी केस में फिर वो क्या नाम है कि हुगली का अधिग्रहण हुआ, जैसे पुर्तगीज सेटलमेंट इन बंगाल। जब पुर्तगीज अपना बंगाल में, पुर्तगीज को ये हुआ कि आए थे तो भैया तुम व्यापार करने आए तो व्यापार करो, कोई जरूरी थोड़ी ना किले उले बनाना। तो जब क्या हुआ कि 1519 में जब पुर्तगीज थे, वो सतगांव है, बंगाल में एक जगह है सतगांव, तो मुगल के परमिशन से वहाँ पे वो सेटल हो गए। तो सेटल होने का मतलब वहाँ पे अनुमति से वहाँ पे बसावट किया है, ठीक है? तो लेकिन जब तुम बसावट कर भाई, जितना वही कहते हैं कि क्या कहते हैं कि चने की झाड़ पे चढ़ाओ थोड़ा सा, तो वही चीजें हुई। तो अब वहाँ पे जब तो उन्होंने पोर्ट वोर्ट बनाने लगे, कार्ल हुगली, ये पुर्तगीज ने पोर्ट बनाया था। तो उन्होंने क्या किया, जो साल्ट प्रोडक्शन होता था, टोबैको ट्रेड होती थी, उन सब पे अपना कब्जा जमाने लगे। तो ये सब देख के उनको नाराजगी हुआ, मुगलों को नाराजगी हुआ, तो वही वो हुगली में एक युद्ध हुआ था। तो बाद में हालांकि पुर्तगीज वालों ने जीता था, तो वहाँ पे कब्जा भी कर लिया था, ठीक है? अच्छा, जब अच्छा उस टाइम पे स्लेव ट्रेड भी होता था,
जब पुर्तगीज थे तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने हिंदू और मुस्लिम बच्चों को पकड़कर या खरीद कर गुलाम बनाना शुरू किया, उनका व्यापार करने लगे। उन बच्चों को ईसाई भी बनाया जाता था, धर्म परिवर्तन भी किया जाता था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, मुमताज महल की 2 दासी लड़कियों का भी अपहरण कर लिया था। ठीक है, अब जब ये सब चीजें मुमताज महल की दासियों पे आ गया तो भाई शाहजहां तो चुप बैठेगा नहीं। तो शाहजहां ने क्या किया कि बंगाल का एक सूबेदार था कासिम खान, ठीक है, उसको बोला कि हुगली में जो पुर्तगाली हैं उनके ऊपर हमला करने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो 24 जून 1632 को मुगल घेराबंदी शुरू हुई और 3 महीने बाद समाप्त हुई। पुर्तगाली हार गए और भागने पर मजबूर हो गए। ठीक है, रिजल्ट ऑफ द कैप्चर ऑफ हुगली, जब हुगली पे आक्रमण तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो इस युद्ध में करीब से करीब 1000 मुगल सैनिक मारे गए थे। लगभग 400 पुर्तगाली कैदियों को आगरा ले जाया गया। ठीक है, कैदियों को इस्लाम स्वीकार करने या गुलाम बनाने का विकल्प दिया गया कि भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस्लामिक स्वीकार कर लो या फिर अपना कैदी ही बने रहो। और चौथा है कि उस समय ईसाइयों पर जो अत्याचार जारी रहा, बाद में धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें थी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये था कि फैक्टर बिहाइंड, मतलब कौन कौन सी वो फैक्टर्स थे कि पुर्तगालियों का पतन होने लगा। पहला ये था कि इरोजन ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। पहले क्या कि पुर्तगाल जो अकेले थे, बाद में इंग्लैंड भी आ गए और फिर मुगल भी थे, तो और भी चीज़ें आ गई, जैसे फ्रेंच वेंच भी आने लगे। तो फिर अलग अलग संगठन जब बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है शक्तियां कम होने लगती हैं। दूसरा ये था कि धार्मिक नीतियों के कारण विरोध, जबरन तुम धर्म परिवर्तन कराओगे तो लोग गुस्सा करेंगे ही। तो इसमें भी विरोध होने लगा। तो ये सब चीजें जो रीजन थे कि पुर्तगालियों के पतन के कारण बने। तीसरा ये था कि पुर्तगाली शासन के प्रति असंतोष, पुर्तगाली समुद्री लुटेरे के रूप में बदनाम हो गए और अत्यधिक हिंसा का प्रयोग करते थे, जिससे स्थानीय शासकों में असंतोष फैल गया। तीसरा रीजन ये था। चौथा ये था कि ब्राजील की ओर ध्यान केंद्रित करना। पुर्तगाल ने अपना जो उपनिवेश ध्यान ब्राजील की ओर मोड़ दिया, जिससे भारतीय क्षेत्रों की उपेक्षा होने लगी। ठीक है, पांचवा ये था, ब्राजील आर्थिक केंद्र बना, गोवा के स्थान, जबकि गोवा के स्थान पे पर ब्राजील को पुर्तगाल के विदेशी साम्राज्य का प्रमुख आर्थिक केंद्र बनाया गया। तो इंडिया वाले तो गुस्सा करेंगे। पांचवा छठा रीजन ये था कि भारत में जो पुर्तगालियों का एकाधिकार प्रभाव था, जैसे स्पेन और पुर्तगाल के संघ के कारण पुर्तगाल का ध्यान इंग्लैंड और हॉलैंड के विरुद्ध युद्धों में लग गया, जिससे भारत में पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो ये साथियों कुछ पॉइंट थे, इसको जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये हालांकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सही नहीं था, मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये है कि बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन एरा, जब पुर्तगीज आए तो पुर्तगीज आने से क्या क्या प्रभाव पड़ा। पुर्तगीज पहले जब आए तो उनकी वजह से यूरोपियन एरा की शुरुआत हुई। ठीक है, यूरोपियन युग की शुरुआत हुई, ये ध्यान रखिए। अच्छा, जब पुर्तगीज आए क्या हुआ, मार्क किया क्या, बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन एज इन इंडिया, यूरोपीय युग की शुरुआत की यहाँ से, पहला। दूसरा, ये पहले फॉरेन पावर थे कम टू इंडिया थ्रू द सी रूट, पहले ऐसे थे जो समुद्री मार्ग से आए थे। दूसरा, राइज ऑफ नावल पावर, नौसैनिक शक्ति, बाकियों के पास नौसैनिक शक्ति थी नहीं क्योंकि मुगल वगैरह थे, उनके पास नौसेना थी नहीं। तो ये नौसैनिक शक्ति का उदय हुआ, राइज ऑफ नावल पावर, नौसैनिक शक्ति। इसमें क्या हुआ कि पुर्तगीज जो थे इंट्रोड्यूस किए स्ट्रांग नावल पावर इन इंडिया। ठीक है, उनके शिप्स पे क्या कि बंदूक रखते थे, जिससे क्या होता कि लड़ाई वड़ाई में इनको आसानी मिलती थी। ठीक है, तीसरा ये था कि दे यूज फोर्स एंड थ्रेट्स टू गेन मोनोपोली ओवर ट्रेड, वो बलपूर्वक धमकी उमकी दे के अपना वो व्यापार करते थे। अच्छा, ये मिलिट्री अक्यूपमेंट से जो सैन्य नाव थे, ये कवच होती थी साथियों, कवच, ये बंदूकें होती थी, और ये आर्टिलरी जो होता था, जो ये आग मैच बॉक्स से मतलब आग वाग लगा के इसे अपना वो गोला बारूद निकलता था। तो ये सब चीज़ें ये पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया, क्या बॉडी आर्मर मतलब कवच, दूसरा मैच लॉक गन्स, ये, और शीप माउंटेड आर्टिलरी इन इंडिया, ये सब शुरुआत किया। ठीक है, अब क्या, दे इन्फ्लुएंस द मुगल इन द यूज ऑफ फील्ड आर्टिलरी। अच्छा, मुगल के साथ मिलकर इन्होंने ये भी किया कि नए नए जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाने थे, बंदूकें वो सब भी बनाए इन्होंने। ठीक है, और दूसरा ये था कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इन्फेंट्री, जो सोल्जर्स होते हैं, जो पैदल वाले सोल्जर्स होते हैं उनको। ठीक है, अच्छा, बाद में क्या कि फ्रेंच हो गए, इंग्लिश हो गए, मराठा हो गए, सिख अडॉप्टेड दिस मिलिट्री मेथड। ये जो मेथड है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बाद में ये सब लोगों ने उसको यूज किया। अच्छा, एडवांस इन शिप बिल्डिंग एंड सी टेक्निक, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस के पर्सपेक्टिव से सही हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि किस तरह से उनका शासन प्रशासन रहा है। तो ये मेंस के पास ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में इसका कोई काम नहीं है, तो आप देख लीजिएगा इसको। बाकी
इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा है कि उन्होंने उत्पीड़न वगैरह ज़्यादा किया, क्रूरता ज़्यादा फैलाई है उन्होंने, तो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा। कंक्लूजन ये सब चीज़ें रही। कंक्लूजन में ये देखा जाए कि जो पुर्तगीज़ थे, अगर पूरा-पूरा निष्कर्ष निकाला जाए तो जो पुर्तगीज़ थे, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया किसमें? शेपिंग इंडियाज़ नावल पावर, ठीक है। समुद्री शक्ति बढ़ाने में इन्होंने बहुत योगदान दिया इंडिया में, तो इनका ये कंक्लूजन में ये भी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा कोई भी है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट तो होते ही हैं, ठीक है साथियों। अच्छा ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये फ़ोटोज़ हैं, ये हालाँकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगी तो मैंने सोचा यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, जब वो यूज़ करते थे, जब पुर्तगीज़ जब लड़ाई झगड़े करते थे, इसमें ये देखिएगा कि वो बंदूक हो गया, तोप वगैरह होते थे, वो कहाँ-कहाँ लगाते थे। जैसे ये ऊँट के ऊपर भी ये तोप होती थी, जो ये तोप होती ऊँट के ऊपर अगर लगा रखे तो इसको जंबूरक बोलते थे। ये जो टर्म है, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी तक पूछे तो नहीं गए हैं, क्या पता बाद में पूछे हैं, तो जो ध्यान दीजिएगा। अगर ऊँट के ऊपर इसको रखा गया तो इसको जंबूरक बोलेंगे, हाथी के ऊपर रख के चलाते थे, इसको गजनल बोलते थे या हथनल बोलते थे, ठीक है? और ये घोड़ा होता है, घोड़े के ऊपर जब लगाते इसको गैलोपर गन बोलते थे। तो ये सब चीज़ें थी कि वो पुर्तगाल का आगमन था, पुर्तगाल किस आया, लड़ाई कैसे हुई, उनका स्थानीय प्रशासन कैसा था, ये सब चीज़ें साथियों इसके माध्यम से हमने बताया है। कोशिश तो मैंने ये किया है कि सारी चीज़ें खत्म हो जाए, आपको किसी भी किताब की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े, इतने में पूरा-पूरा पुर्तगाली आगमन और उनका रहन-सहन, उनके प्रशासन वगैरह सब कुछ इसमें खत्म हो गया साथियों। लेकिन फिर भी इतिहास है, इतिहास मतलब इतिहास बहुत ब्रॉड है, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी कि अगर आप देखने जाएँगे तो इतिहास कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो कोशिश यही रही है कि ये इस वीडियो में हम सब कुछ पुर्तगालियों का ख़त्म कर दें, आपको अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, आपसे बस एक निवेदन है, अगर आपको इससे अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा नहीं लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर कम से कम कुछ बताइएगा कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या सुधार करना चाहिए, तो मैं वो सुधार कर लूँगा साथियों। तो मेरा बस मोटिव कहने का ये है साथियों, अगर अच्छा लगे तो भी बताइए, अगर खराब लगे तो भी बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर। और साथियों हमारी ये कोशिश रही है, तो कोशिश रही है कि अच्छा करने की, तो कोशिश आपकी तरफ से भी हम चाहते हैं कि थोड़ा अपना योगदान दें, लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैले ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका लाभ उठाएँ। साथियों, इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों।